नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत। शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराते हैं जिसने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के एक छोटे से गांव से अपनी शुरुआत की। पेड़ के नीचे बैठकर जिसने काखा गाघा और इमला सीखी और आज शहडोल में हैं और एसडीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अपनी मेहनत से, लगन से वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस बीच उन्होंने नौकरी भी छोड़ी। उनके पिताजी मूलतः सिंगरौली जिले के शासन गांव के रहने वाले हैं और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी इनकी यहीं पर हुई। अरविंद शाह से हम आपकी मुलाकात कराते हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। कैलाश जी, आमतौर पे ये देखा जाता है मध्य प्रदेश या अपन देश की बात करें तो एक सपना होता है यूपीएससी का एग्जाम फाइट करना और फिर उससे निकलकर बाहर आना और कुर्सी पा जाना। 31 साल की उम्र आज आपकी है और 31 साल में लगभग आपने वो पा लिया या फिर अभी और कुछ बाकी है? अब देखिए, जिंदगी का संघर्ष है, वो तो चलता ही रहेगा। और मेरे ख्याल से कभी अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आपने सब कुछ पा लिया है, तो हो सकता है आपने अपने सपने बहुत सीमित रखे थे। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिल गया है। और ये चीज जब आप उस सफलता की दहलीज के उस तरफ से देखते हैं तब रियलाइज होता है। जब तक आप उसको दूर से देख रहे हैं, उस दरवाजे को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यही दरवाजा है जो आपकी जिंदगी का आखिरी लक्ष्य होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप वहां उस दरवाजे के अंदर झांकते हो तो आपको उसके आगे के कई दरवाजे दिखते हो। जी, अभी काफी लंबा सफर है, काफी उम्र भी है। आपको बताना चाहेंगे कि 8 जून 1992 को इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के शासन गांव में हुआ था। पिता श्री सुरेंद्र प्रसाद शाह एक शिक्षक थे। वर्ष 2000 के आसपास उन्होंने अध्यापन शुरू किया था और उनकी 3 संतानें थी, जिसमें से सबसे बड़े आपके सामने बैठे हैं शाहजी। और इन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी की पढ़ाई जो थी गांव में ही शुरू की और पिताजी इनके शिक्षक थे। और पेड़ के नीचे, सही कह रहा हूँ शायद मैं, पेड़ के नीचे बैठ के आपने काका गागा सीखा और शुरुआती पढ़ाई जो थी वो वहीं पर हुई, गांव में हुई। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई सिंगरौली में और उसके बाद की शिक्षा जो थी ग्रेजुएशन की और आपने भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी में प्राप्त की। एक साधारण सा घर, साधारण सा माहौल, लेकिन जो जज्बा था, सफलता का मूल मंत्र हम जानना चाहेंगे कि आज हमारे चैनल के माध्यम से काफी लोग देख रहे होंगे आपको और आपकी एक सफलता हुई है। और ये भी बताना चाहेंगे आपको कि इससे पहले आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जॉब कर रहे थे, उसे छोड़ दिया और फिर नया टास्क ले लिया। ऐसा आपने क्यों किया? वही संतुष्टि क्यों नहीं मिली आपको? कह सकते हैं कि देखिए, पहली बात तो आदमी इतने छोटे परिवेश से आता है तो उसके सपने इतने बड़े होते नहीं। किसी किसी के सपने बड़े होते भी हैं तो लगभग पता रहता है कि वो सपने ही हैं। उसको पूरा करने के एक सीढ़ी जो है वो उतनी मजबूत नहीं है आपके लिए। तो मैं थोड़ा रियलिस्ट आदमी हूँ, यथार्थ में विश्वास रखता हूँ कि जितना संभव है उतना ही सोचा जाए। तो उस परिवेश से आया हुआ आदमी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने चला गया, वही बहुत बड़ी बात थी मेरे। बिल्कुल, वहां से उम्मीद थी कि कोई भी जॉब लग जाए हमारी, क्योंकि घर वालों ने पहले तो मेरे को कोचिंग के लिए कोटा भेजा, तो उसमें हमारी जमीन रिलायंस ने उस टाइम पे ली थी, तो उस जमीन के पैसे से भेजा था। फिर एनआईटी की पढ़ाई में भी आपके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं जो सामर्थ्य से ज्यादा होते हैं। तो उसके बाद ये था कि अभी हम यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे, उसमें फिर से हम घर वालों के पैसे लगाएंगे, जहाँ पे वापस देने का टाइम था। मेरे छोटे भाई बहन पढ़ाई है, उनके भी खर्चे हैं। एक जिम्मेदारी ये होती है नैतिक रूप से कि आप अब कमाना शुरू कर दें। तो इसलिए अपन ने कभी सोचा नहीं था कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे। मन में रहा होगा कहीं, बुक भी मैंने 1-2 खरीदी थी, बट एक क्लियर पता था कि अभी तो जॉब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3-4 साल तक हमने जॉब किया। भगवान की कृपा से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चला गया। तो एक इंटरेस्टिंग सी जॉब थी, आरामदायक भी बोल सकते हैं और अच्छे
ठीक ठाक सैलरी भी थी, तो ऐसे कभी सोचा नहीं 4-5 साल। फिर कैसे मन बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया आपका? ऐसा कुछ नहीं था, बैक ऑफ द माइंड मेरे को तो था कि यूपीएससी एक आकर्षक ऑप्शन है हमारे पास, और जब आप काफी टाइम तक अपने सपने को जी लेते हो तो आप दूसरा सपना देखने लगते हो। बिल्कुल। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन आप 4 साल जॉब करते हो तो फिर लगता है कि इससे और ज्यादा कुछ पाया जा सकता है। और दूसरी चीज मेरे साथ ये हुई कि मेरे भाई की, छोटे भाई की तब तक जॉब लग गई थी, तो एक ऐसा माहौल आया निश्चिंत हो गया। हाँ, कि अब वो घर की जिम्मेदारियां, छोटी बहन की पढ़ाई, ये सब देख लेगा और अपनी खुद की भी देख लेगा जो पहले हम दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐसा उत्तम मौका था जब हम जॉब छोड़ के आगे जा सकते थे। मैंने परिवार से डिस्कस किया, थोड़ा हेजिटेंट थे वो कि भेजा जाए कि ना भेजा जाए। हाँ, कि मतलब क्यों छोड़ रहे हो। आप यकीन नहीं मानोगे, 1-1.5 साल तक, क्या सिलेक्शन तक कुछ ही लोगों को पता था कि मैंने जॉब छोड़ी हुई। अच्छा, आपने जॉब छोड़ दी और तैयारी में लग गए? ये गांव वालों को नहीं पता था, क्योंकि घर वालों को समझाने मेरे को इतना समय लगा। उन्होंने तो बस एक ट्रस्ट पे दे दिया कि ये आदमी है, ये बोल रहा है कि इसको जॉब छोड़ के कुछ करना है, तो इसने सोचा। आपके पास तो फिर एक ही रास्ता बचा, क्योंकि पीछे तो छोड़ के आ गए, आगे अगर सफलता नहीं मिली तो ये तो मन में लगता होगा कि निश्चिंत है आप। ऐसा नहीं था। यहाँ पे मैं अपनी लास्ट कंपनी जो थी मेरी, टू द न्यू डिजिटल नाम था उसका, उसका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि उसके एक वाकये ने मेरी जिंदगी में बहुत सहूलियतें दी। जब मैं वहां जॉब छोड़ रहा था तो उन्होंने एक चीज बोली वहां के मैनेजर ने कि आप जा रहे हैं उस फील्ड में, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर किसी भी वजह से आपको दोबारा इस फील्ड में आना पड़ता है तो प्लीज आप किसी और कंपनी से बात करने से पहले हमसे करिए। काम देखा होगा, स्वभाव देखा होगा आपका। जी, जो भी था। हाँ। बट इस चीज ने मेरे परिवार को बहुत आश्वस्त कर दिया। आपको भी एक संबल तो मिला कि चलो बैक लौटेंगे तो है अपना। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरा लौटने का कोई प्लान है, बट वो एक वो रहता है ना, उम्मीद की वापस जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। उनकी ये 2 लाइनें काफी मजबूत कर रही हैं बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं था कि उस लाइनों से मैंने कभी सोचा कि मैं वापस जाऊंगा। हाँ। बट वो संबल बहुत देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का मेरी सफलता में हाथ रहता ही है, सबकी सफलता में रहता है, मेरे में भी रहा है। कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि किसी न किसी का हाथ रहता है, कई लोगों का। आपने जो पहले इंटरव्यू दिए हैं उसमें एक संजय का भी जिक्र किया है। जी। वो ये कहा जाए कि जो महाभारत में संजय थे जी, वो बताते थे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उसी तरह का आपके लाइफ में भी एक संजय आया जिन्होंने कुछ न होते हुए, न ब्लड रिलेशन थे न कुछ था, और आपको लाइन बताई और आप उसमें बढ़ गए और सफलता। उनका जिक्र आपने पिछले इंटरव्यू में भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी लोग जो चाहते हैं कि मैं यूपीएससी, एक सपना होता है इंडियंस के लिए खासकर, कि पहुंच तो बहुत कम पाते हैं। आपने भी जब परीक्षा दी होगी तो लाखों लोग बैठे होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि 123वीं रैंक लगी थी 2020 में, आप यूपीएससी की परीक्षा में बैठे थे तो। और एक साधारण सा परिवार, और जब पढ़ाई की शुरुआत हुई तो पेड़ के नीचे बैठकर काका गागा सीखा, और उसके बाद रास्ते आते गए और आगे बढ़ते गए, और 123वीं रैंक अपने आप में बहुत मायने रखती है, खासकर हम इंडियंस के लिए। और पहले भी हमने आपसे पूछा कि सिविल सेवा ही क्यों चुना, वहां भी तो संतुष्टि थी। इधर आने का केवल ग्लैमर और बनना है ये कि कुछ सेवा है, या कुछ सपना था, या बचपन का ड्रीम था, या माँ ने कह दिया था। कई बार कहते हैं कि पिताजी का सपना हम पूरा करेंगे, या माँ का सपना। तो क्या था एक्चुअल, क्या था उसके पीछे? नौकरी तो वहां भी तरक्की होती है आपकी जी, कि वो ग्लैमर लाल बत्ती में चलना है और बढ़िया सरकारी, कभी आपने देखा होगा बचपन में, हो सकता है कभी गए प्रमाण पत्र बनवाने, तो लगा हो कि नहीं एसडीएम ऐसा होता है या कलेक्टर ऐसा होता है। तो क्या था मूल वजह, क्या थी, क्यों चुना आपने इसको? देखिए, 2 वजह मैं गिनाऊंगा। पहला तो ये था कि पापा शिक्षक हैं, तो जैसा कि हमें भी अब करना पड़ रहा है कि शिक्षकों की आप बहुत सारी चीजों में ड्यूटियां लगाते हो। बिल्कुल। और अधिकतर उनका एसडीएम या कलेक्टर बैठक लेते हैं, एक इंटरेक्शन रहता है। बिल्कुल। तो एक जो कलेक्टर के बदलाव करने की जो क्षमता होती है, वो कितना बदल सकता है, कितनी चीजों को प्रभावित कर सकता है, वो चीज उन्होंने बहुत करीब से देखी। मैंने वो चीज कभी नहीं देखी। बिल्कुल। और दूसरा ये था कि मुझे पढ़ने का शौक था बहुत ज्यादा। तो जब मेरी जॉब लग गई थी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था, मेरे अलावा वहां पे कोई भी ऐसा पढ़ने का शौकीन नहीं था। तो मैं अपनी बुक्स खरीद के, चाहे वो कहानी की किताब हो, फिलोसफी की हो, कोई भी बुक हो, तो मेरे पास उस टाइम पे 150-200 बुक होती थी अपने पास। तो 1-2 बार उन्होंने
पिताजी ने और बाकी लोगों ने इच्छा जताई कि ये कर सकते हो, और मुझे एक अच्छा सा वो जो बोलते हैं ना कि ग्लिटर दिखता है सामने कि हाँ अगर इस फील्ड में गए तो जब तैयारी करेंगे तो पढ़ने का बहुत मिलेगा। तो बाकियों के लिए जहाँ वो एक रोड ब्लॉक है, एक मजबूरी है पढ़ना, मेरे लिए वो एक अवसर था कि इस फील्ड में जाएंगे, तैयारी करेंगे तो पढ़ना एक जॉब हो जाएगा, जो कि मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ। वहां पे अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो अपना ज्ञान वर्धन होगा। मेन मेरा उद्देश्य इस फील्ड में आने का यही था। आज तक मतलब बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मेरे सर्विस में अभी मेरे को 3 साल होने को, तीसरा साल लग चुका है। अभी भी आप पूछोगे कि इस जॉब में आप क्यों आए थे, तो मैं अगर बहुत ईमानदारी से बोलूंगा तो मुझे ना उस टाइम पे पता था क्यों आया हूँ, ना आज पता है मैं क्यों आया हूँ। बस इतना है कि हाँ, जिस पोस्ट पे आप मुझे दोगे, जिस जिम्मेदारियों को दोगे, उसको जितना जल्दी समझ सकता हूँ और जितने अच्छे से कर सकता हूँ, उसका एक कॉन्फिडेंस है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही कम उम्र में 2 लक्ष्य आपने जो था वो पूरे कर लिए, और आज एक सफल व्यक्ति के तौर पर आप खड़े। कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई होता है। मैंने पहले भी आपसे पूछा, बात आई सामने। तो आपके सफलता के पीछे आप किसको अपना मानते हैं आदर्श? देखिए, आदर्श तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वजहों से। अगर माता की आदर्श की बात करें तो मेरी माता से मैंने करेज सीखा है कि ये जो निर्भयता होती है ना, किसी चीज से डरना नहीं, तो मैंने उनसे सीखा है। पिताजी से मैंने आदर्शवाद सीखा है कि बहुत सारी मजबूरियां आपके पास आएंगी, बहुत सारे कारण होंगे जहां पे आपको लगेगा कि ये नियम बेकार है या ये चलन बेकार है या यहाँ सच झूठा है, मतलब सच कमजोर है, झूठ मजबूत है, सही होना गलत है और गलत होना सही। ऐसी बहुत सारी स्थितियां आएंगी, वहां पे आपको अपने आदर्श पे डटे रहना। ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। ऐसे ही आगे की बात करें तो मेरे एक टीचर रहे हैं SSBCN करके, वो मेरे को मैथ्स पढ़ाते थे, तो अपने विषय के लिए जो लगन होती है मैंने उनसे सीखी है। तो संजय का आपसे जिक्र हुआ, जिन्होंने मेरे UPSC के लिए मार्गदर्शन किया। एक रोहित है, मेरे साथ के बैचमेट हैं, IPS हैं अभी छत्तीसगढ़ में। उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि एकाग्रता कैसे होती है दुनिया में। जब 100 चीजें चलती हैं तो आप एक चीज पे कैसे फोकस करते हैं, कैसे, मतलब ये सब कैसे किया? और भी लोग दर्शक देखना चाहेंगे, या जो नए लड़के हैं, टीनेजर्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे ये एकाग्रचित्ता आपने जो कही उनसे सीखा, तो उसको थोड़ा डिफाइन करके बताएंगे तो जी किसी के काम भी तो जैसे मैं एग्जांपल दूं कि रोहित पहले भोपाल में थे, और जब वहाँ आ रहे थे दिल्ली, मैंने बुलाया कि हम ऑप्शनल की कोचिंग करते हैं साथ में। मैं शुरू करने वाला था और हमने सेम कोचिंग ली। तो वो आदमी आया तो उसने अपना एक सूटकेस सिर्फ लाया था, जबकि वहाँ रहते थे भोपाल में, काफी बुक्स थी, सब कुछ था, पुरानी कोचिंग का मटेरियल था उनके पास, सब कुछ छोड़ के आए। हमारी एक आदत होती है कि हमारे पास एक न्यूज़पेपर की गड्डी भी होगी ना तो उसको भी उठा के ले जाते हैं। हमको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं काम पड़ जाएगा। तो जितना ज्यादा आप बिना सोचे समझे, बिना जरूरत की चीजें जुटाओगे, उतनी आपकी एकाग्रता खत्म होती रहती है, क्योंकि वो चीजें आपके माइंड में एक स्पेस ग्रहण करती है। तो एकाग्रता के लिए मेरा जो बच्चों को सलाह रहेगा कि आपके जरूरत का सामान ही आपके रूम में होना चाहिए। रूम चलिए छोटा है, अगर उसमें आपको तब भी बनाना है तो उनको नीचे डाल दीजिए, नजर से बाहर कर दीजिए। इससे वो आपकी नजर से बाहर होता है और आपके माइंड से भी बाहर हो जाता है। दूसरी चीज मैं बच्चों के माता पिता को बताऊंगा, जो मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोवाइड करी है, जिस कि जब तक बच्चे का उस चीज में कोई रोल ना हो, आप बहुत सारी पर्सनल समस्याएं झेल रहे होंगे, लेकिन अगर उसकी पढ़ाई का वक्त है, एक कोई अच्छे लक्ष्य के लिए जा रहा है, तो आप अपने पर्सनल इश्यूज में उसको इन्वॉल्व मत करिए। मेरे घर पे बहुत सारी घटनाएं हुई, होती रही, उसको मैं जिक्र नहीं करूंगा। मैं 3 साल तक वहां रहा दिल्ली में तैयारी के टाइम पे। मुझे शायद ही एक आध इशू के बारे में कोई जानकारी हो, नहीं बताते थे, वो अपना हैंडल कर लेते थे, और बाद में जाके पता चलता था कि हाँ ऐसा कुछ हो गया था। तो इससे जब आप माता पिता ही हैं जो आपकी जिंदगी के सबसे क्या बोले मैंडेटरी इवेंट्स है, तो बिल्कुल जिनको आप दूर नहीं कर सकते। दोस्तों को आप डिसाइड करो कि हाँ आज दोस्तों से मेरे को नहीं मिलना, आज मेरे को ये नहीं करना, मेरे को इनसे मतलब नहीं, लेकिन माता पिता जो है उनको खुद ये पहल करनी पड़ेगी कि आप मेरे तरफ से
इतना आपको छूट दी जा रही है, ठीक ना। बहुत सारी छूट आप देते हो, लेकिन सबसे ज्यादा छूट है जो आपके दिमाग की छूट होती है कि भाई आपके दिमाग में हम अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालेंगे। ना वो उम्मीदों का होना चाहिए और ना ही आपकी पर्सनल समस्याओं का होना चाहिए। दूसरी चीज जो है कि आप अपने ग्रेटिफिकेशन को कितना डिले कर सकते हैं, जो फल पाने की लालसा होती है। अगर आपसे किसी ने बोला, आपको पता भी रहता है कई बार कि ये चीज इतना टाइम लेगी, ठीक, आपकी पढ़ाई 12 साल लेगी, आपका कॉलेज 4 साल लेगा, आपकी तैयारी हो सकता है 2-3 साल लेगी, वो सबको पता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरों को देखते हो, अपने फेसबुक पे देखा मेरा दोस्त वहां चला गया, उसने शादी कर ली, उसने ये कर लिया, उसने अपना बिजनेस खोल लिया, और आप एक कमरे में बंधे हुए हो और आप तैयारी कर रहे हो। अगर उस टाइम पे आप अपने फल पाने की लालसा को नहीं जीत पाए तो आपकी एकाग्रता खो जाएगी। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उसके लिए ही जो सजेशन दिया जाता है, जैसे बहुत सारे सजेशन लोग देंगे कि आप इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, हर एक तरीके के सोशल मीडिया से दूर रहें तैयारी के टाइम पे, या कभी भी जब एकाग्रता चाहिए तो इसलिए नहीं करते कि उसमें टाइम पास होता है। आपके पास भरपूर टाइम है, आप सोइए, अकेले मूवी देख लीजिए, अकेले टीवी शो देख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन सोशलाइज मत होइए। समस्या उससे है कि आप दुनिया को देखते हो तो दुनिया के फल को देख के आपको इच्छा जगती है, वो चीज से बचना चाहिए। साक्षात्कार के दौरान आपने एक और बात कही थी कि यूपीएससी भगवान नहीं है। हाँ। मतलब कहने का आशय आपका ये था कि इतने लोग तैयारी करते हैं और यूपीएससी को काफी टिपिकल मान के रखा है कि ये है तो फिर सब कुछ है, इसके अलावा मतलब ये पा लिया तो सब पा लिया। एक ऐसी भावना जो है, एक ऐसी सोच समाज में बनी हुई है, तो ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और खासकर अभी एक पिक्चर आई है 12th पे, तो उससे भी कई लोग वो वाला निकाल रहे हैं कि एक आदमी के सारे समस्याओं की जड़ यूपीएससी और सारे समस्याओं का निदान भी यूपीएससी। ठीक, वो अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को ब्लेम करते हैं कि यूपीएससी ने कर दिया मेरे साथ ये, यूपीएससी की वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, गरीबी है, मेरी जवानी उसी में चली गई। और फिर जब वो मिल जाए, और इस सारी समस्या का समाधान क्या मानते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो दोनों जगह गलत है। ना तो वो आपकी समस्या थी, आपने उसको समस्या बना ली, वो एक बस एग्जाम था जिसमें एक तरीके की स्किल चाहिए, एक तरीके का माइंडसेट चाहिए और एक डेफिनेट लिमिट की मेहनत चाहिए। उतना आप करो, उससे ज्यादा उस पर दिमाग मत लगाओ। जी जी, ठीक ना। पूरा अपना 24/7 और दिमाग का सारा हिस्सा उसी पे नहीं लगा देना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दोस्तों में घूमो और अपने दिमाग की एकाग्रता को, आप अपनी पर्सनल लाइफ रखो ना, आप अपना रूटीन पे एक्सरसाइज कर लो, मूवीज देख लो, ठीक ना, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें कर लो जिसमें आपको बहुत सारे फ्रेंड सर्कल की जरूरत है। लगभग कितने साल लग गए आपको जब आपने जॉब छोड़ी और फिर यूपीएससी फाइट करके क्वालिफाई कर मुझे लिया? 2 अटेम्प्ट लगे। मैंने तैयारी ऐसे शुरू कर दी थी मार्च 2018 में, लेकिन जॉब छोड़ी मैंने सितंबर में, तो तैयारी पूरी तरीके से तब शुरू हो पाई और 19 का एग्जाम दिया और फिर 2020 का एग्जाम दिया। तो मुझे करीब 2 अटेम्प्ट में 3 साल लग जाते हैं। मान लीजिए कि आप सफल नहीं हो पाते, एक ऑप्शन ये भी तो था, जरूरी नहीं कि जाएंगे तो हर व्यक्ति सफल ही होगा। बिल्कुल। फिर क्या करते हैं आप? फिर क्या आपने कुछ सोच के रखा था कि मान लीजिए नहीं हो पाएगा तो क्या वापस वही जॉब करूंगा, या फिर ये लक्ष्य हमने सोच लिया है तो उसको भेद कर ही रहेंगे? देखिए, एक पहली बार आपने परीक्षा दी तो नहीं हो पाया, फिर दूसरी बार हो गया। जी। चैलेंज तो हमेशा आपको रखना ही चाहिए, खुद को चैलेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि जॉब छोड़ने का आशा यही था कि एक जगह कंफर्टेबल हो गए और कंफर्ट जोन बना लिया आपने तो आपकी प्रगति रुकती है। तो आपको कभी ना कभी उस आराम की जगह से उठ के कुछ डिफिकल्ट चीज चुनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही चीज मैं दूसरों को भी सजेस्ट करूंगा कि यूपीएससी को आप कंफर्ट जोन मत बनाइए ना, कि आप क्या करते हैं, मैं तैयारी करता हूँ। आपसे 5 साल बाद किसी ने पूछा तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कंफर्टेबल हो गए उस आइडिया के साथ। आपको लग रहा है कि जितनी स्किल आपके पास है और जितनी स्किल उस एग्जाम के लिए चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है जो ब्रिज नहीं किया जा सकता, जो नहीं पूर्ति हो सकती। तो आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, वो तुरंत चेंज करके कुछ और कर लीजिए। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं 2 अटेम्प्ट फुल दूंगा अपनी जॉब छोड़ के। जब मेरे घर वालों ने बोला था, थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था कि यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है, तो मैंने उनसे यही चीज बोली थी
कि मैं यूपीएससी की तैयारी तभी शुरू करूंगा जब मैं जॉब छोड़ूंगा। बहुत स्पष्ट तौर पे कि मैं दो चीजें साथ में नहीं करता हूँ। उससे मुझे लगता है कि ना मैं अपने जॉब में कुछ ग्रो कर पाऊंगा, न कंपनी की सैलरी को जस्टिफाई कर पाऊंगा कि मेरे पे पैसा खर्च कर रही है और मैं साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और ना ही मैं इतनी अच्छी पढ़ाई कर पाऊंगा कि जहां मैं पहुंचना चाहता हूं पहुंच पाऊंगा। तो ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। अगर आपको लगने लगा है कि नहीं, एकाग्रता नहीं हो पा रही, उतने लेवल की स्किल नहीं है, तो आप वहां से निकलने का सोच लें। ऐसा जो अभी वर्तमान का युवा यूथ है, कोई पहला अटेम्प्ट दिया होगा, कोई तीसरा, कोई चौथा, कई बार देते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो लक्ष्य पाए, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हैं? तो देखिए, उनका जीवन बहुत संघर्ष भरा है। जो इस प्रिपरेशन में किसी भी बड़े लक्ष्य के आप पीछा कर रहे हैं, कितना भी हम यहाँ से बोल दें, ज्ञान दे दे कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, सबके हालात अलग अलग होते हैं। हम उनकी भावनाओं को देख सकते हैं, बट वो क्या फील कर रहे हैं उस फील नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि मैं 3 साल उस फीलिंग में रहा हूं, मैं वो मजबूरियां जानता हूं। ऐसी रातें गुजारी हैं जब नींद नहीं आई है, जब ऐसा लगा है कि अब सब कुछ छोड़ के वापस चलते हैं। लेकिन आज जब मैं उसके बारे में बात करता हूं तो मैं वो चीज फील नहीं कर पाता कि दूसरा आदमी अभी उसी दौर से गुजर रहा है जिससे मैं गुजरा था, और कैसा लगता था उस टाइम। कहीं ना कहीं हम एक उससे जितना दूर होते जाते हैं उतना वो फीलिंग भूलते जाते हैं। तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए उनको, ना तो उनसे ये दिखाना चाहिए कि तुम बहुत गलत कर रहे हो और तुम या नहीं जानते हो ऐसी चीजें। सब कोई अपने सामर्थ्य से चीजें कर रहा है। बस एक चीज की जो जरूरत है कि आपको जैसे ही लगे कि भाई ये चीज शायद मेरे से नहीं हो पाएगी, तो आप इसको तुरंत रियलाइज करें, तुरंत एक्नॉलेज करिए कि भाई ये चीज नहीं हो पाएगी, और आप कुछ और करिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ दूसरे एग्जाम पिक कर सकते हैं, कुछ दूसरा कैरियर। बहुत सारे लोग सोशल साइंस में एमबीए कर लेते हैं, कुछ नॉर्मल एमबीए कर लेते हैं, कुछ पुलिस की ईपीएफओ की तैयारी। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे आप जा सकते हैं, या जैसे पत्रकारिता में आ गए हैं, ऐसे आप बहुत सारे फील्ड खुले हैं। बस ये है कि उसको ईगो का विषय नहीं बनाना है कि यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैं फेलियर हूँ। इसीलिए मैं बोला था कि भाई यूपीएससी भगवान नहीं है जी, कि आपको नहीं मिला तो मतलब आपकी भक्ति खराब हो गई, ऐसा नहीं है। कुछ तो शिक्षा ग्रहण की है, जो आपने मेहनत करी है, जितनी स्किल आपने डेवलप करी है, उसी हिसाब से कुछ मैं इस एग्जाम में भाई इसीलिए आया था कि एग्जाम आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देता है, बहुत अच्छी क्लैरिटी ऑफ थॉट दे देता है, और नॉलेज से आपका बहुत सारे जो चुछार बिंदु बोलते हैं, आपकी आंखें खुल जाती हैं। एक बार आप अच्छे से वो चीजें देखना शुरू कर दो जो आम आदमी नहीं देख पाता है, तो आपके लिए कैरियर ही कैरियर है इस दुनिया में। यूपीएससी की जैसे तैयारी करते हैं तो कई तरह की तैयारी, जो रिजल्ट्स आते हैं, बाद में इंटरव्यू आते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई की। जी। तो ये भी जानकारी आती है कि जैसे आप जैसे लोग जो मामूली जगह से उठे और वो बने बड़े आईएएस अधिकारी हैं, उनके भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ के भी बनते हैं। कोई नोट्स पढ़ के बनता है, कोई किताब पढ़ के बनता है, कोई घर में बैठे बैठे सरकारी स्कूल से पढ़ के बन जाता है। तो कोई अच्छी जगह आपके हिसाब से सही लाइन क्या होती है जिसको? देखिए, मैं ये बोलूंगा कि आपके पास संसाधन के नाम पे एक तो पैसा है और एक है समय, एक है स्किल। इन सब का मिश्रण चाहिए होता है। ठीक है, आपके पास कितनी स्किल है, कितना आप उसमें फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, और कितना आपके पास समय है। अगर आपकी स्किल कमजोर है तो आपका फाइनेंस और समय दोनों ज्यादा लगेगा। ठीक ना, आपके पास समय कम है तो स्किल और फाइनेंस ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर फाइनेंस नहीं है तो स्किल और समय ज्यादा लगेगा। तीनों में से एक कमजोर हुआ तो दो बढ़ जाते हैं हमेशा। तो आप देखिए आपके पास क्या है इन तीनों। तीनों नहीं है, तीनों ही नहीं है तो इस फील्ड में मत आइए। इसमें ऐसा कोई वो ईगो हर्ट करने वाली बात नहीं है कि मैंने कैसे बोल दिया, मैं कैसे जानता हूं कि आपका नहीं होगा। आपका हो सकता है, 1-2% चांस है, लेकिन जितना संभावना हम देखते हैं, प्रायिकता पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आपका मोस्ट लाइकली नहीं होगा। कि आपके पास ना तो उसके लिए रिसोर्सेस थे, ना उसके लिए आपके पास समय था बहुत, और ना ही आपके पास स्किल थी। तो ऐसा कोई कारण दिखता नहीं है कि आपका हो जाएगा। ये चीज जब कोई आपको बताए तो आपको शांति से सुनना चाहिए, आपका ईगो हर्ट नहीं हो जाना चाहिए। अब तो आप फाइट कर चुके हैं, आगे के लक्ष्य तो समय आते रहेंगे, जैसे आपने बताया, नए नए दरवाजे खुलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अब आप एक कुर्सी पर आके बैठ गए हैं जहाँ काफी कुछ सीखने को मिलता होगा। अभी आप शहडोल में आए हैं, संभागीय मुख्यालय है,
अब लोगों से मिलना जुलना शुरू हो रहा है आपका, हाँ। लोगों को समझ रहे हैं, कितना फर्क है इस कुर्सी पे बैठकर लोगों को समझना, लोगों को डील करना, तरह तरह के लोग आते होंगे। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मेरा प्रशिक्षण जैसे शिवपुरी में हुआ और वहाँ पे मुझे 4 महीने वहाँ एसडीएम प्रशिक्षु, जब ट्रेनिंग पीरियड में भी कुछ टाइम के लिए हम एसडीएम रहते हैं, तो मुझे मौका मिला। पिछोर वहाँ का एक बिल्कुल दूरस्थ एरिया है जिले का, जितना ये संभाग मुख्यालय है इससे जितना दूर आप मान सकते हो बिल्कुल उतना दूर इलाके में मैं रहता था, जो संभाग मुख्यालय से करीब 200 किलोमीटर दूर था। ठीक, तो वहां पे आपको एकाग्रता मिल जाती है, जहाँ पे आप जो चीजें सीखना चाहते अच्छा, हो आराम से सीख हाँ, सकते हैं। वहाँ पे ना तो आपके कोई बहुत सारा प्रोटोकॉल विजिट होता है, ना कोई वीवीआईपी सीखने विजिट के लिए करता तो है। जरूरी रहता है। हाँ, और ना ही आपके कलेक्टर बहुत बार आ पाते हैं दूरस्थ इलाकों में। तो इस वजह से जैसे वहां मैंने रेवेन्यू पे बहुत फोकस किया कि मुझे एक एक चीज सीखनी है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना, केस डिस्पोजल करना, ये सारी चीजें मैंने फॉर्चुनेटली वहां सीखी। आज मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को दूसरा असाइनमेंट मिला है जहाँ पे रेवेन्यू, फिर नया सीखने को मिल रहा है, रेवेन्यू सीखा हुआ है, वो समय हम बचा लेंगे क्योंकि मेरे पास स्किल है। बिल्कुल, तो समय बच जाएगा, और जो समय बच जाएगा उसमें मैं प्रोटोकॉल विजिट्स, जैसे यहाँ पे अभी 26 तारीख को मैं आया हूँ, लगभग 20 दिन हुए हैं, और इसमें ऑनरेबल गवर्नर आके चले गए, एसीएस सर आके चले गए, सीएम आके चले गए, बहुत सारी चीजें हो गई। तो ऐसे चलता ही रहेगा जहां तक प्रतीत होता है। तो एक नया टाइप का असाइनमेंट है और मुझे तो सच में देखें तो अच्छा लग रहा है असाइनमेंट लेकर। आपसे पहले यहाँ पर भी कई अधिकारी आए थे जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, और भी ये तो मुख्यालय की ही कुर्सी है, तो मुख्यालय में काफी मायने से महत्वपूर्ण मानी जाती है। अन्य जैसे नगर की बात करें, बिहारी, अन्य क्षेत्रों के एसडीएम और मुख्यालय का एसडीएम, काफी जिम्मेदारियां रहती है, 24 घंटे की सेवा है। कहने को भली अब 8 या 10 घंटे आपने काम करके भी देखा होगा। जी जी। तो एक लोगों की अपेक्षाएं भी जुड़ जाती हैं। फिर जब लोग ये सुनते हैं कि ये डायरेक्ट वाले हैं, तो लोगों के मन में एक बात आती है कि नहीं, ये तो ठीक करेगा काम। इसका आपसे पहले भी कई एसडीएम थे, एक लोकेश जहांगीर साहब थे, यहाँ पर आए थे, तो उनका जो रुख था काम करने का एकदम बिल्कुल अलग टाइप का था। लोगों का विश्वास भी जगा। फिर जब उनका स्थानांतरण हुआ तो लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन तक कर दिए कि इन्हें नहीं हटाया जाए यहाँ से। तो ऐसा कुछ आपने बना के रखा है कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि जनता की सेवा, या फिर उससे अच्छा या उससे कम या अच्छा ही करने का प्रयास? हमारे लिए हमको एक टफ जो आएगा तो होता जाएगा बस। हमारे लिए ये जॉब जो है, हमको टफ असाइनमेंट दिए जाते हैं। कारण ये है कि हम जनता से वोट नहीं लेने जाते, हम इलेक्टेड नहीं, हम सेलेक्टेड हैं। तो न जनता को खुश करके हम अपॉइंट हो पाते हैं, न दुखी करके हम इस सर्विस से बाहर होते हैं। इस वजह से जो काम एक राजनेता नहीं कर सकता, जो कड़े डिसीजंस होते हैं, कड़े फैसले, जिससे जनता को हो सकता है कई बार समझ नहीं आते हो, दूरगामी असर है, दूरगामी असर है, बिल्कुल, वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमको इस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो कितने लोग मेरे को रोकने का प्रयास करेंगे। हो सकता है बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले लेने पड़े जिसमें जनता खुश हो और ना खुश हो। ठीक ना, दोनों चीजें हो सकती है। तो वो असाइनमेंट पे निर्भर करता है। अगर मेरा असाइनमेंट ही ऐसा है जिसमें मेरे को बहुत सारे अतिक्रमण हटाने पड़ेंगे या कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और या कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एक गरीब तबका प्रभावित हो जाता है, तो वो काम नेता का कुछ सोचना है, ज्यादा उनके लिए वो उपयुक्त लगता है। मुझे लगता है कि मुझे जितना असाइनमेंट दिया जाए, जो मेरे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको मैं निष्पक्ष रूप से जितना जल्दी और जितना प्रभावी ढंग से निपटा पाऊं, उसमें जनता की अगर आशीर्वाद मिले तो भी बढ़िया, और जनता थोड़ी रुष्ट हो जाए वो भी बढ़िया। एक और आखिरी सवाल आपसे ये था कि जैसे आपका जो बैकग्राउंड है, आपने जहाँ से शिक्षा की शुरुआत की, सरकारी स्कूल था, जाहिर है आज नर्सरी से पहले भी प्ले और इंग्लिश जो है वो तब से शुरू हो जाती है। जी जी। और आज एक ट्रेंड बन चुका है कि बच्चा आगे तभी बढ़ पाएगा जब वो इंग्लिश पढ़ेगा। इंग्लिश जरूरी है। आपने तो हिंदी की शिक्षा, मुझे लगता है कि 7वीं 8वीं तक, शुरुआत की जो 5-6 क्लासें थी कम से कम आपने हिंदी में पढ़ी थी। मैंने 12वीं तक हिंदी पढ़ी थी। उसके बाद जब अंग्रेजी सामने आया तो फिर कैसे आपको लगा? आजकल बच्चे मतलब या तो अंग्रेजी पढ़ा दो, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको लगता है कि हम ये फाइट ही नहीं कर पाएंगे।
तो वो जो अंग्रेजी जब आया सामने तो एक हवा टाइप का जो बना के रखा है, मैं अपनी बात खुद करूँ तो मैं खुद भी डरता था अंग्रेजी से। हम लोग भले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे, लेकिन अंग्रेजी से डर लगता था। तो आजकल अभिभावकों को ये लगा कि नहीं, अंग्रेजी पढ़ाओ तभी हमारा बच्चा कुछ बन पाएगा। ये कहाँ तक सही है? अंग्रेजी को अंग्रेजी की बजाय एक भाषा माने, ठीक है। निश्चित रूप से अगर एक आदमी एक भाषा जानता है और एक आदमी दो भाषा जानता है, तो एक परिपक्वता और देखने का तरीका दो भाषा वाले का ज्यादा अच्छा रहेगा। वो चाहे हिंदी अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी फ्रेंच हो, या हिंदी तमिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से आपके पास अगर एक से ज्यादा भाषा सीखने का अवसर है तो हर एक को करना ही चाहिए, ये मेरा भरोसा है। रही बात अंग्रेजी की यूज की, तो क्योंकि अंग्रेजी इंडिया में राजभाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी दोनों यूज होती है, और खासकर जो इंटरनेशनल इंटरेक्शंस है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे बाहर की कंपनी इंडिया में आके काम करे, कई हद तक हमारी MBA वगैरह की पढ़ाई जो है, IIT की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ये सब हिंदी में नहीं हुई है अभी तक, अंग्रेजी में होती आई है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आप इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो आपका अंग्रेजी से इंटरेक्शन होगा ही। अगर आप पहले से थोड़ा अच्छा सीखे रहेंगे तो वहाँ पे ईजी हो जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो 12वीं तक जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा और मेरी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैंने कोचिंग्स ढूंढे और सबसे अच्छा कोचिंग ढूंढा और घर वालों ने भेज दिया उन्होंने। वहां जाके मुझे पता चला कि जिस कोचिंग में मैं आया था वो इंग्लिश मीडियम का है। मैंने 5-6 दिन पढ़ाई करी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे वहां से छोड़ के फिर दूसरी कोचिंग लगानी पड़ी, जहाँ पे थोड़ा सिलेबस भी लेट हो गया था और नीचे बैच भी देते हैं जितना लेट शुरू करो, और डायरेक्ट एडमिशन। इसमें क्या एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जो कि हिंदी में हुआ था, तो उन्होंने एंट्रेंस हिंदी में लिया और कोचिंग अंग्रेजी में कराना शुरू किया। तो एक समस्या उस टाइम पे आई। उस टाइम पे हमने उसको डिले किया कि भाई अभी मेरा मेन उद्देश्य है एग्जाम निकालना, अंग्रेजी हम सीख लेंगे बाद में। तो जैसे कॉलेज में गया तो वहाँ पे अंग्रेजी सीखने का प्रयास किया, बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे अंग्रेजी सीखी जा सकती है। ऐसा सबको करना चाहिए मेरे ख्याल से। हिंदी मीडियम वालों को ये सिर्फ कह के दरकिनार कर देना कि भाई अंग्रेजी तो सिर्फ एक भाषा है और हमारी भी तो भाषा है और हम नहीं सीखेंगे, इससे कहीं ना कहीं आपका एक अपॉर्चुनिटी और एक आपका जो दूरदर्शिता है दोनों प्रभावित होती है। आप जितना अवसर लगे उसको सीख लें। हाँ, उसके साथ आप ये सुनिश्चित जरूर करें कि दूसरी भाषा सीखने का ये मतलब नहीं है कि पहली भाषा छोड़नी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की स्थिति में जैसे मैं इंग्लिश में मूव कर गया, ग्रेजुएशन मैंने अंग्रेजी में करी, फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंग्रेजी में रहा, जहाँ पे आप अधिकतर अंग्रेजी वाला ही सिस्टम होता है। आप फॉरेन क्लाइंट से डील करते हो तो आप हिंदी में नहीं कर सकते, तो वहां मूव कर गया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने हिंदी को छोड़ दिया, हिंदी पढ़ना छोड़ दिया, हिंदी समझना छोड़ दिया। तो इससे आपकी परिपक्वता बनी रहती है, आप दो भाषाओं में भी तो अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल। अब दूसरी बात ये आती है कि हिंदी में व्यावसायिक अवसर कितने हैं आपके पास, उसमें जरूर हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप जैसे ही व्यावसायिक यूज की बात करते हो तो अंग्रेजी का एक क्लियर एडवांटेज है हिंदी से। बहुत सारे प्रोफेशन हैं, चाहे मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस, फाइनेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, बाहर की पढ़ाई, इतनी सारी जगह पे सिर्फ अंग्रेजी काम आएगी, हिंदी नहीं आएगी। तो उसको हमको ये बढ़ाना पड़ेगा, इसके अवसर बढ़ाने पड़ेंगे, फिर आप भाषा संरक्षण की बात करेंगे। पहले ऐसा नहीं होगा कि पहले आप अंग्रेजी छोड़ दिया और हिंदी के अवसर नहीं तैयार किए आपने। तो उस पर हमें वर्क करने की जरूरत है। हम प्रशासक हैं, आप पत्रकार हैं, सबको ये काम करना पड़ेगा धीरे धीरे, जिससे अपॉर्चुनिटी जनरेट हो। बाकी हिंदी मीडियम के लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सजेशन रहेगा कि प्लीज आप अंग्रेजी सीख लीजिए, जितना जल्दी हो सके सीख लीजिए। जितने भी लोग जो हिंदी वाले सेलेक्ट हो रहे हैं उनका लिखने का बस हिंदी है, क्योंकि वो हिंदी में लिखना ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। वो सारी बुक्स जो पढ़ते हैं, यूट्यूब के चैनल, उनके न्यूज़पेपर सब अंग्रेजी के ही हैं, क्योंकि अभी की स्थिति ऐसी ही है दुर्भाग्यपूर्ण कि अंग्रेजी में आपको अच्छे न्यूज़पेपर मिलेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम के कंटेंट को फोकस करते हैं, जिसको पढ़ के आप एग्जाम में, लेकिन हिंदी में उसका कोई विकल्प नहीं है। तो आपको अंग्रेजी के न्यूज़पेपर ही पढ़ने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमें एक संतुलित व्यू लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं बीच में।
तो ये थे आज हमारे साथ अरविंद शाह जी, अनुभागीय अधिकारी सुहागपुर शहडोल, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें भी और दर्शकों को भी। हमें आशा है कि सीखने को मिला होगा इनकी बातों से, कैसे अपने लक्ष्य को पाया जाए। और एक बात और कि अपने लक्ष्य को हम साध लें और उसके पीछे पड़ जाएं तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो अगले कार्यक्रम में हम फिर नई शख्सियत के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। कैलाश जी धन्यवाद। एक चीज मैं बाकी युवाओं को बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, कि अगर आप कोई मार्गदर्शन कैरियर के संबंध में कुछ करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, मैं हमेशा मिलने के लिए उत्सुक रहता हूँ। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि यहाँ के जो कॉलेज हैं, जैसे संभवनाथ यूनिवर्सिटी है या किसी और कॉलेज में जहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आप कैरियर ऑप्शन सर तलाश रहे हैं, वहाँ पे जाऊँ, आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। तो कभी आपको ऐसा लगता है, बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि एक बार मैं एसडीएम साहब से मिल के चर्चा कर लेता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आईएएस हैं, वो कई बार ये रहता है कि शायद मिले ना मिले, तो ऐसी आप बिल्कुल मन में भावना ना रखें। मैं अपने काम छोड़ के मैं प्रिफर करता हूँ कि युवाओं को जितना सहायता की जा सके, मार्गदर्शन दिया जा सके, मैं दे सकूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।